So, today we start with another important topic, the making of the Constitution. Constitution. Friends, the idea for a constitution for India was first mooted by the Nehru report of Motilal Nehru, tabled in the All Parties Conference in the Calcutta Congress of 1928. ठीक है ना, ये जो कलकत्ता कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस सेशन 1928 में, idea of a constitution for India. For India. Nehru report, and this Nehru report, it was tabled as a result of deliberations and discussions at the Calcutta Congress. 1928. हाँ, नेहरू रिपोर्ट ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं है, मोतीलाल नेहरू के नाम पे। एक्चुअली ये सिंगुलर इंस्टेंस था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को 1928 सेशन में मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. In 1929, in the Lahore session, he passed on the mantle of presidency to his son, Jawaharlal Nehru. तो ये अकेला इंस्टेंस है कि फादर passing the mantle of presidency to his son. ठीक है, तो इसमें and now the concept, the idea of a constituent assembly to shape, देखिए ये सब चीजें सेमिनल है, दिमाग में बैठा है, देखो सीधे क्वेश्चन पूछता है ना. The constituent assembly, the idea of a constituent assembly to form the Constitution of India or to write the Constitution of India was first mooted by the radical humanist मानवेंद्र नाथ रॉय. एम एन रॉय साहब बहुत ही पहुंचे हुए, उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की. He was a very well-known figure with Joseph Stalin in Soviet Russia, quite an international personality. उनका जो क्रीड था वो रेडिकल ह्यूमनिज्म था. ठीक है ना, तो रेडिकल ह्यूमनिज्म मतलब एक प्रकार से देखिए, अब उसको ये कह लीजिए कि उनका मानना था कि साम्यवादी व्यवस्था, रेडिकल व्यवस्था से ही असली मानवतावाद उभरता है. जब तक एक समतावादी समाज न हो, जब तक सबके लिए पर्याप्त सुविधाएं जीने खाने के रहने के लिए न हो, तब तक आपकी नैसर्गिक मानवीय अनुभूतियां ये दब जाएंगी, है ना. देखिए कार्ल मार्क्स ने जो डेफिनेशन दिया था सोशलिज्म का, वो बड़ा टिपिकल था. हमने आपको बताया है कि कम अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी सोशली ओन्ड, social discrimination will be totally banished, and the fruits of production will be equitably distributed among the members of the society. In such a milieu, and with the passage of time, man will gradually transcend the barriers of caste, color and creed. है ना, इन संकीर्ण दायरों से इंसान ऊपर उठ जाएगा. And then to be good, to be just, to be kind to one's neighbor will be man's primal carnal instinct. वो नैसर्गिक प्रकृति हो जाएगी इंसान की, अच्छा होना, सहिष्णु होना, उदार होना, दयालु होना. तो ऐसे समाज की जो बात करते हैं उनको रेडिकल ह्यूमनिस्ट कहा जाता है. अ लेफ्टिस्ट वे टू ह्यूमनाइज मैनकाइंड. बात समझ आई, है ना. तो
Then we come to idea of a constituent assembly. To frame the constitution, was floated by the radical humanist Manvendra Nath Roy in 1934. This idea was further advanced, rather seconded, by C. Rajagopalachari, Chakravarti Rajagopalachari, who was the first Governor General of India after Lord Louis Mountbatten went back to Britain in 1948. So seconded by C. Rajagopalachari. तो ये दोनों चीजें क्लियर रहिएगा. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, सबसे पहले इसका जिक्र नेहरू रिपोर्ट में आया कि इट इज हाई टाइम वी गेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्फ. और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले ये आइडिया मानवेंद्र नाथ रॉय का दिया हुआ, ठीक है ना. नाउ द आइडिया गेन फर्दर क्रेडेंस इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940. हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री में अगस्त ऑफर 1940 का. इसमें आपका गवर्नर जनरल ने या वाइसरॉय ने भी एक ऑफर दिया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन अगस्त ऑफर कांग्रेस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया. क्रिप्स इंडिया मिशन was very unclear about the constitution. Finally, the cabinet mission appointed on the day after the naval mutiny was suppressed in Bombay. 18 फरवरी 1946 को नेवल म्यूटिनी फाइनली दबा दिया गया. एक समझौता हो गया कांग्रेस के टॉप लीडर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ये करुणा मोहम्मद आसफ अली, ये लोग नेगोशिएट कर लिए, वो दबा दिया गया. 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन क्लेमेंट एटली की सरकार ने अनाउंस किया ब्रिटेन में, ठीक है. तो और बीच का जो था अगस्त ऑफर, हमने भी बताया आपको, क्रिप्स इंडिया मिशन, दे डिड नॉट मेक मच ऑफ अ हेडवे एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंसर्न. हाँ, तो व्हेन वी कम टू द कैबिनेट मिशन, set up by the Clement Attlee government, on February 1946. It had as its members Sir Patrick Lawrence, who was then the Secretary of State for India, then Lord A.V. Alexander, he was the first Lord of Admiralty. ब्रिटेन के नेवल चीफ को लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी कहा जाता है, ठीक है ना. हाँ, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी जो नौसेना के अध्यक्ष होते हैं उनको फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी कहा जाता है.
और फाइनेंस मिनिस्टर के ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर होने से पहले ऋषि सुनक वही थे फाइनेंस मिनिस्टर। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, हाँ चांसलर, लिख लीजिए। देखिए जब जॉन मेनार्ड केन्स ने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी छपवाया, इकोनॉमिक्स में आउटलाइन किया, तो जॉन मेनार्ड केन्स ब्रिटेन का चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ही था। और ये पोस्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसी बात से समझ लीजिए कि इन द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट है और 11 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिशियल रेजिडेंस है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो ही वाज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, ये भी एक मेंबर थे। चेयरमैन थे ये सर पैथविक लॉरेंस और तीसरे मेंबर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी इंडिया आ चुके थे। He was the president of the Board of Trade. Board of Trade. Sir Patrick Lawrence, he was the chairman of the Cabinet Mission. ये दिमाग में रखिएगा। The Cabinet Mission came to India in March। समुद्री रास्ते से आने में टाइम लगा 1946। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई। तो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसी ने रिकमेंड किया कि नहीं, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, अब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए। ठीक है, तो किसका? सर पैथविक लॉरेंस ने पूरे कैबिनेट मिशन का इंपॉर्टेंट रोल था। कैबिनेट मिशन ने ही रिकमेंड किया। जो भी कमीशन होता है उसका पूरा होलसेल रिपोर्ट होता है ना, किसी एक मेंबर का तो होता नहीं है, कुछ लोग डिसेंटिंग रिपोर्ट वगैरह दे देते हैं। तो देखिए इसी ने रिकमेंड किया, द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इलेक्शंस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबरशिप इसकी पहली चीज ये है, कैबिनेट मिशन setting up of the Constituent Assembly. दूसरी चीज कि इलेक्शंस टू बी हेल्ड by सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पहली चीज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सीक्रेट बैलेट,
तो इसका मतलब ये है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो इलेक्ट हुए, पहले तो बैलेट सीक्रेट था। दूसरी बात कि डायरेक्ट सबको चुनाव का अधिकार नहीं मिला, प्रॉपर्टी कंसिडरेशंस थे, ये सब था। और तीसरी बात ये थी कि जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रेफरेंसेस आपको आउटलाइन करना था। जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा यहाँ खूंटी से कांग्रेस के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में हार गए, तो फिर मुस्लिम लीग के नॉमिनेशन पे उनको कंस्टिट्यूएंट असेंबली भेजा गया। हाँ, तो देखिए, तो मतलब जैसे कि होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स में आपको इलेक्ट नहीं किया गया, फिर वोटर्स का सेकंड प्रेफरेंस वोट्स देखा जाएगा। ठीक है, अब एक टिपिकल आपको बताते हैं, ये चीज सिस्टम समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यही होता है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यही होता है, राज्यसभा में भी यही होता है। देखिए 1969 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उस समय मैडम इंदिरा गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने खुद प्रस्तावित किया नीलम संजीवा रेड्डी का नाम एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब मर चुके थे 1969 में, और इनको जो है अब राष्ट्रपति का चुनाव होना था। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस ओल्ड गार्ड के मेंबर हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज थे, जिसमें मोरारजी देसाई थे, निजलिंगप्पा साहब थे, अतुल्य घोष थे, बिहार में आपके बक्सर में राम सुभग सिंह थे, चंद्रभानु गुप्ता थे, है ना, तमाम लोग थे। पूरे देश में जो जितने कांग्रेसी दिग्गज थे वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे। एक तो अगली पीढ़ी की थी, उनसे उम्र में छोटी थी बहुत, और दूसरी बात ये थी कि ये तानाशाही प्रवृत्ति की थी। तीसरी बात ये थी कि उनके अपने निजी स्वार्थ थे। इंदिरा जी सोशलिस्ट थिंकिंग अब थी कि नहीं थी, लेकिन दिखावा तो करती थी, ठीक है ना, और वो लोग जो है कंजर्वेटिव थिंकर्स थे। तब इंदिरा जी ने खुद प्रस्तावित किया नीलम संजीवा रेड्डी का नाम, लेकिन इंदिरा जी जानती थी कांग्रेस ओल्ड गार्ड के साथ धोखा करेगा, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से उन्होंने एक समझौता वर्कआउट किया कि भाई इनकेस हमारे सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है पार्लियामेंट में, तो आप हमको सपोर्ट करोगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें आपके SMS नंबूदिरीपाद साहब थे, इसके बाद जो है SN दासगुप्ता साहब थे, ज्योति बसु थे, तमाम लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, हम करेंगे, लेकिन आप, और इसलिए भी आप सोशलिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा जी ने कोल माइंस का नेशनलाइजेशन किया था, इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया था, तो लोगों को लगा कि एक नई हवा समाजवाद की, समतावादी समाज की आ गई है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक काम कीजिए, पॉलिसीज तो आपकी बहुत अच्छी हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वीवी गिरी है, वराह वेंकट गिरी। वीवी गिरी वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर थे, बड़ी फेमस उन्होंने किताब लिखी है, जॉब्स फॉर अ मिलियंस, बहुत फेमस किताब है ना, लिख लो, जॉब्स फॉर अ मिलियंस। वराह वेंकट गिरी, वराह VARAH, विष्णु का वराह अवतार नहीं सुने हैं, वराह वेंकट गिरी। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये इनको आप सपोर्ट कर दीजिए। अब इंदिरा जी की एक खासियत थी, शी हैड एन फिनोमिनल माइंड, एन एलिफेंटाइन मेमोरी। कोई जिला नहीं था जिसमें इंदिरा जी 150 लोगों को पर्सनली नहीं जानती, इतना गजब का दिमाग था उनका। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से भाषण दे रही हैं, अचानक भीड़ से 4 लोगों का नाम बुला देंगे, अरे फलाने आप वहां कहाँ खड़े हैं, आइए आइए स्टेज पर आइए। अब गांव का एक अदना मुखिया, भारत का प्रधानमंत्री नाम लेके बुलाता है, अरे फलाने आप यहाँ आइए, तो समझ लीजिए वो तो जीवन पर्यंत उसका गुलाम हो गया। तो शी न्यू। अच्छा, तब देखिए ये सोशल साइट्स नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, कुछ नहीं था,
और इन लोगों को, देश में इनकी संख्या 5 लाख के ऊपर थी। ईद, होली, दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हर के नाम एक पोस्ट कार्ड जाता था गुड विशेस का। तो ग्रास रूट उनका मैनिपुलेशन तो गजब का था, और ग्रास रूट कंट्रोल भी गजब का था। उन्होंने अपने खास खास लोगों से कहलवा दिया कि देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग अपने अंतरात्मा के हिसाब से कीजिएगा, पार्टी के हिसाब से मत कीजिएगा। तो देखिए, 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे। नीलम संजीवा रेड्डी, ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, वरा वेंकट गिरी, द कम्युनिस्ट कैंडिडेट बैक्ड बाय मिसेस इंदिरा गांधी, और तब भाजपा जनसंघ हुआ करती थी। तो जनसंघ के कैंडिडेट थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जिनको कि सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक वही माने जाते हैं, याद रखना। ये देश का सबसे बड़ा स्कूलिंग नेटवर्क आज के दिन इवॉल्व कर रहा है। अभी तो डीएवी है, डीएवी के बाद इसको माना जाता है। इसके संस्थापक नानाजी देशमुख ही थे। भारत रत्न 2018 में मिला था इनको जब ये मरे थे। तो नानाजी देशमुख जनसंघ के कैंडिडेट थे, ठीक है। अब वोटिंग हुआ तो हमने कहा ना कि हर जगह इंदिरा जी के अपने यस मैन थे। उत्तर प्रदेश में सीबी चंद्रभानु गुप्ता कांग्रेस स्ट्रॉन्गमैन थे, लेकिन उनके खिलाफ इंदिरा जी ने कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा को पिचअप किया था। बिहार में राम सुभग सिंह है ना, उनके खिलाफ जो है केदार पांडे थे, अब्दुल गफूर थे, तमाम ये लोग थे। तो हर जगह इंदिरा के एक खास हेंचमैन थे जो कि बस आंख बंद करके उनकी बात मानते थे। जब चुनाव हुआ तो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स देखा गया। तो नीलम भाई, चूंकि कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट है, नीलम संजीवा रेड्डी को 46% वोट मिला, 46 पॉइंट समथिंग। इनको मिला 42% वोट, वीवी गिरी को, ठीक। और नानाजी देशमुख को मिला 12% वोट। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में या कहीं पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ये प्रावधान है कि विनर वही होता है जो कि 50% वोट्स पा जाए। तो चूंकि कोई 50% वोट नहीं पाया था, इसीलिए जो थर्ड कैंडिडेट था, जो सबसे कम था, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। और यही होता है कि पहले 2 को छोड़ के और सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो नानाजी देशमुख को एलिमिनेट कर दिया गया। अब उनका सेकंड प्रेफरेंस वोट देखा गया। तो जनसंघी मर जाएगा, भाजपाई मर जाएगा, वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। उस सब ने सीपीआई को सपोर्ट किया था सेकंड प्रेफरेंस वोट में, है ना, कि भाई ये मलेश कांग्रेसियों से तो बढ़िया ये हैं, ये भी अपोजिशन में बेचारे। नतीजा क्या हुआ कि वरा वेंकट गिरी का वोट 42% प्लस 12% 54% हो गया। और फर्स्ट प्रेफरेंस 46% वोट पाके नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति नहीं हो। समझ गए? तो यही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसी प्रक्रिया पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए थे, ठीक है। इलेक्शंस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन मई जून 1946, और उसमें 292 कैंडिडेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ये ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट हुए थे। 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट से, जो 567 राजवाड़े थे, उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। प्रिंसली स्टेट्स और 4 सीट्स फ्रॉम कमिश्नरीज, 4 कमिश्नरियां थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऐसे करके 4 कमिश्नरियां थी। तो ये 4 सीट्स यहां से सब मिला के जो है आप देखिए तो 389 मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है। जब देश का बंटवारा हुआ
1947 में तो मुस्लिम लीग के इत्तिफाकन 93 ही मेंबर्स थे, वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना। तो आफ्टर पार्टीशन द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। और जो बचे हुए मेंबर्स थे वो 289 बचे, 389 थे, 93 मेंबर्स चले गए, सॉरी, बचे हुए मेंबर्स 296 मेंबर्स लेफ्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। अब इसमें कुछ मर गए, कुछ एब्सेंट हुए। जो फाइनल ड्राफ्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार हुआ है उस पे 284 सदस्यों की हस्ताक्षर हैं, ठीक है ना। फाइनल ड्राफ्ट साइंड बाय 284 मेंबर्स। संविधान के तो ऐसा नहीं होता ना कि 284 में कितने मेल थे कितने फीमेल? ना ये सब इतना नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा। लेकिन एक बात होता है, जैसे जैसे मैं आपसे सोशल हिस्ट्री टेकअप करूंगा तो मैं बताता जाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए बेगम एजाज रसूल, शी वॉज द ओनली मुस्लिम मेंबर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, रामपुर घराने की महारानी थी। तो ये सब मैं बताता जाऊंगा। तो ये क्लास करते, हमने कहा ना मेरे क्लास में बहुत कुछ मिलता है नॉर्मल चीज़ों के अलावा, है ना। तो बेगम एजाज रसूल, उनका आत्मकथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। तो हाँ, उनका लिख लो, ये बात आ गई तो लिख लो, क्योंकि जानते हो बाबू कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। और जितना नॉलेज बेस ब्रॉड रहेगा ना, अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी रिव्यू करेंगे, तो सुन रहे हैं कि 17 को ही हो रहा है एग्जाम, है ना। तो फिर स्ट्रेटेजी रिव्यू करेंगे, थोड़ा और तेज निकलेंगे, और मतलब बेसिक इनपुट्स लेके, है ना। तो ताकि कम से कम अब ये हो कि आप हैं फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, बेगम इजाज रसूल, शी वॉज द ओनली मुस्लिम मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रामपुर घराने की महारानी थी, हाँ। तो नाउ अब इतने लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट साइन किया। आपके झारखंड से जो लोग साइन किए उसमें बाबू राम नारायण सिंह, बॉनीफेस लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, देवेंद्र नाथ सामंत, कृष्ण बल्लभ सहाय, विनोदानंद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ये लोग झारखंड से थे, इन्होंने उस पर साइन किया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, उसमें उसका आंसर था बॉनीफेस लकड़ा, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्नेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपके जेपीएससी पेपर 2 में आ चुका है क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। अब संविधान की जो ओरिजिनल प्रति है, ठीक है, वो एक ओरिजिनल प्रति हिंदी में है, एक ओरिजिनल प्रति इंग्लिश में है, ठीक है। इन दोनों प्रतियों का मूल कॉपी कहाँ रखा है? लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। लिखिए 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 लिखिए, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
हमने बताया मई जून में इलेक्शंस हुआ, इतने मेंबर्स इलेक्ट हुए. It held its first meeting on the 9th of December 1946. पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इसी दिन हुई. इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was elected as the pro tem चेयरमैन. काम चलाऊ होता है, सबसे सीनियर मेंबर का अपॉइंट किया जाता है. तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम चेयरमैन. अब ये प्रोटेम चेयरमैन, प्रोटेम स्पीकर मैंने क्यों नहीं लिखा भाई? आमतौर पे आपके लोकसभा में तो प्रोटेम स्पीकर होता है. इस लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? स्पीकर कौन है आपकी लोकसभा का? ओम बिरला. अरे नाम सुना होगा, ओम बिरला. और प्रोटेम स्पीकर कौन था? वीरेंद्र कुमार थे, मध्य प्रदेश से, 9वीं बार चुन के गए थे पार्लियामेंट में. लिखिए 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 भाई. सेकेंड नेम ये जो प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार. मध्य प्रदेश के दतिया से या विदिशा से कहीं से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वही थे. हाँ, प्रोटेम स्पीकर. तो अब बताइए मैंने प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं लिखा, प्रोटेम चेयरमैन क्यों लिखा? क्योंकि जो कमेटी था उसको ये लीड करना था. सच्चिदानंद सिन्हा किसी कमेटी को लीड नहीं किए हैं. अब मुझे चाय वाला ना समझे भाई, मैं पढ़ा लिखा. और देख आपने कहना बेटा कि अब ये स्टडी थोड़ा रिव्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बस जितना तेज निकल सके अब निकलना है. आप कम से कम इंटरव्यू उस कंडीशन में करना है. आप प्रीलिम्स निकालेंगे, मेरा सपना पूरा हो जाएगा. देखो मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो थोड़ा सा स्पीड बहुत फास्ट रखना है. नाउ देखो ऐसा किसी भी कमेटी के चेयरमैन नहीं थे. अब बदली बताइए. प्रोटेम, प्रोटेम, प्रोटेम का मतलब काम चलाओ. लेकिन आमतौर पे संसद में प्रोटेम स्पीकर होता है. हमने प्रोटेम चेयरमैन क्यों लिखा है? एम आई मैड? नो, आई अपीयर टू. तो फिर क्यों लिखा है? देखो ये संसद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का संसद भी है, लेकिन दिस इज द वेरी होली बॉडी, sacred body, a covenanted body. This is India's tryst with destiny, है ना? तो इसीलिए मैंने प्रोटेम चेयरमैन लिखा है. नाउ 9th को ये हुआ, प्रोटेम चेयरमैन ने मैनेज किया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. दिसंबर 11 को 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज duly elected as the president of the Constituent Assembly. ठीक है. नाउ इसके बाद तीसरी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, है ना? द थर्ड मीटिंग टुक प्लेस ऑन December 13, 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्या हुआ? देखिए आप पढ़ नहीं रहे हैं. एक काम कीजिए, नोटबुक लेके अपने ऑफिस जाया कीजिए.
टाइम मिले देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो इतना लंबा हो गया, हमारे एक क्लास को अगर आप लिखने लगे बाकायदे तो कम से कम 20 पन्ना हो जाता है ना। तो अब एक साथ पहाड़ हो जाएगा बाबू, समझने की कोशिश करो। और एक बात बताएं, बाय हुक और बाय क्रुक यू शुड गेट थ्रू द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स निकाल दोगे, मेंस तो अपने अंग्रेजी पर मैं निकलवा दूंगा, है ना। असली प्रॉब्लम बस यही है कि कितना नजदीक कर दिया है, ठीक है ना। बट एनीवे, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस, ये इससे क्या हुआ था, इस रेजोल्यूशन से? अरे भैया, प्रियम्बल इसी से फ्रेम हुआ था। वो वीडियोस विजिट कीजिए। अरे भाई, सोते समय भी एक बार सुन लिया करो, वाणी मेरी अच्छी है ना, ठीक है। हाँ बोलो। अदर स्पॉट्स देखते रहेंगे, आज पॉलिटी नहीं देख पाएंगे। नहीं तो उसको देखिए, ठीक है ना। इसी से प्रियम्बल फ्रेम हुआ। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू। देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। कॉम्पिटिशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जरा ध्यान से सुनना। यूपीएससी में क्वेश्चन था कि हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला रेजोल्यूशन यही था, है ना भाई। पहले मीटिंग में 1946, भाई पहले मीटिंग में प्रोटेम चेयरमैन का चुनाव, दूसरे मीटिंग में प्रेसिडेंट का चुनाव, तीसरे मीटिंग में सीधे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो आपका संविधान बन के तैयार हुआ किस दिन? दिसंबर 9 दिसंबर, नवंबर 26, 1949। इस दिन को नेशनल लॉ डे या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। हाँ, नेशनल लॉ डे प्लीज। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह आपके पूरे संविधान में आता है कि संविधान 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ। कहाँ आता है? Only one part of the constitution has it that the constitution was ready on the 26th of November. कहाँ आता है ये? Yes, preamble. हाँ, देखो साफ कहता है, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to obtain for its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the country, equality of opportunities and of privileges, and to promote among them all, do hereby in our Constituent Assembly on this day, the 26th of November 1949, adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. हम तो थोड़ा और जानते हो, 395 आर्टिकल्स तुमको सुना दे, संविधान दे, तब बेटा तो ऐसी तैयारी होती है, तब आदमी ये इंटरव्यू फेस करता है ना। तो रमना पड़ेगा, लेकिन जितनी चीजें बता रहा हूँ योगेश, अगर दिमाग में रख लिए तो भगवान नहीं रोक सकता सिलेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो अब बताइए कितने दिन में संविधान तैयार हुआ? नहीं, आप रटे होंगे, चुपचाप गिन लीजिए। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 26 नवंबर को तैयार हुआ। अगर समझ लेंगे ना तो फिर रटने की जरूरत, इतना दिमाग पर बोझ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 years, 11 months and 18 days।
है ना। टू ईयर्स 11 months and 18 days। इतने दिन में संविधान आपका बनके तैयार हुआ। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। फरवरी 1947 में माउंटबेटन प्लान आ गया कि अब देश को आजाद कर देना है। ठीक है, पहले तो जून 1948 की बात थी, लेकिन बाद में यह हो गया कि उसको जुलाई अगस्त तक देश को आजाद कर देना है। 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट रादर बिल, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेषित किया गया। अच्छा एक बात बताओ, जी सर। बिना लिखे अगर मैं बोलता जाऊं तो तेज हो जाएगा ना? जी सर। नहीं, आपके लिए क्या बेटर पड़ेगा? सर हम इस क्लास को बाद में सुनते भी। वेरी गुड। हाँ, जुलाई 4, 1947, हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया बिल। ठीक है, 15 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया। 11 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने, 15 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, तो दोनों ने पास कर दिया। और 18 जुलाई को इट रिसीव्ड असेंट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज द 6th, है ना? नहीं, किंग जॉर्ज द 7th, सॉरी। जुलाई 18, assent of British monarch। George the 7th। राइट। और 4 दिन बाद 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? 22 जुलाई को आजादी मिली थी। 22 जुलाई 1947 को, कल बताया था मैंने आपको। अरे भाई, तिरंगा को अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग के रूप में। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, तिरंगा को डिजाइन किसने किया था? आंध्रा पैट्रियट पिंगले वेंकैया। हमारी एक आदत है, मैं मत्ता रहता हूँ, जब आएगा ना सब कुछ तो मेरे दिमाग में है, बात समझ रहे हो? तुम घबराओ मत, वो जब आएगा तब मैं मथूंगा, उसको बैठा दूंगा, घबराओ मत, है ना? तो जुलाई 22 नेशनल ट्राई कलर। ठीक है, 1947। अब जब बात आ गई तो प्लीज देखिए, दिमाग में रख लीजिए कुछ चीजें, है ना? जनवरी 24, 1950 जनगण मन को अडॉप्ट किया गया एज द नेशनल एंथम, जनगण मन। जनवरी 26, 1950 को अशोका लायन कैपिटल को अडॉप्ट किया गया नेशनल एम्ब्लेम। और जनवरी 26, 1963 को पीकॉक, पावो क्रिस्टेटस, इसका जूलॉजिकल नेम है पावो क्रिस्टेटस। It was adopted as the national bird। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है ना? अब देखिए आगे बढ़ता है सिलसिला, क्योंकि ये बात है तो चारों चीजें आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना?
कभी भी पूछ सकता है, पूछेगा ही। जेपीएससी में ये पूछा था कि आपका स्टेट का नेशनल फ्लावर कौन सा है, बताइए। अरे मतलब स्टेट फ्लावर, सॉरी। हाँ हाँ, पलाश, पलाश सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप बोटानिकल नेम बताइए। हाँ, नहीं नहीं जनाब, बूटिया मोनोस्पर्मा, बूटिया मोनोस्पर्मा, हाँ ठीक है। और साल का बोटानिकल नेम शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा। आपका नेशनल जो स्टेट बर्ड है एशियन कोयल, उसका जूलॉजिकल नेम यूडिनामिस स्कोलापेशियस, यूडिनामिस स्कोलापेशियस। हाँ, और स्टेट एनिमल है एलेफस मैक्सिमस, एलेफस मैक्सिमस। घोटते जाओ, घोटते जाओ। देखो मजा आते हुए क्या आता है, आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में आंसर आया और वो आंसर उन 4 ऑप्शन में है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, बिल्डअप होते जाता है, और समय की बहुत बचत होती है ना। अब ले देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आप बाघ बकरी करने लगे कि बाघ आया तो सी और बकरी आया तो डी, तो केस इज लॉस, ठीक है ना। ये हो गया। जुलाई 22 द नेशनल ट्राई कलर वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग, फेयर इनफ। नाउ इसके बाद देयर आर नो इम्पोर्टेंट अकरेंसेस इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटीज वगैरह सब मैं आपको बता ही चुका हूं सब कुछ, है ना। जब संविधान रेडी हुआ तो 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ। लास्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन द 24th ऑफ जनवरी 1950, लास्ट सेशन। जनवरी 24, 1950, ठीक है। इसी लास्ट सेशन में बाबू राजेंद्र प्रसाद को एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट किया गया, है ना। राजेंद्र प्रसाद नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट। जब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, फिर देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, जब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तो उस समय वो किस कैपेसिटी में थे, क्या कर रहे थे उस समय। He was the Minister of Food and Civil Supplies in the interim cabinet of Jawaharlal Nehru, समझ गए। तो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, सिविल सप्लाईज, इंटरिम कैबिनेट, और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नाउ इसी दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि जनगण मन वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम। जनगण मन किस चीज के लिए लिखा गया था? देखिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है कि जनगण मन जब 1911 में कि जॉर्ज द 5th इंडिया विजिट पर आए तो उनके स्वागत में लिखा गया था, है ना। ये गलत है। उनके स्वागत में जो गीत लिखा गया था वो बादशाह सलामत लिखा गया था, लिख लो लिख लो। 1911 में, उस समय कैपिटल शिफ्ट हुआ है। 1911 दिल्ली दरबार हुआ था, उस समय कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ, है ना। और उसी एवज में लॉर्ड हार्डिंज की सवारी जब चांदनी चौक से निकल रही थी तो
लॉर्ड हार्डिंज हार्डिंज गवर्नर जनरल थे। तो जब उनकी सवारी चांदनी चौक से दिल्ली से निकल रही थी तो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल ने उनके ऊपर बॉम्ब फेंका था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बहुत फेमस केस है ना। तो उसी समय बॉम्ब फेंका था रास बिहारी बोस एंड सचिंद्रनाथ सन्याल। आज से मैं एकदम थर्ड गियर में आ गया हूँ, है ना, ठीक है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि समय कम है, इसी में पूरा का पूरा एकदम बॉम्बार्ड कर देना है, ठीक है। नाउ तो उसमें सचिंद्रनाथ सन्याल बादशाह सलामत। अब ये ऑथरशिप नहीं क्लियर है ना। कहा जाता है कि बांग्लादेश के कुछ लोगों ने लिखा था, आज के दिन जो बांग्लादेश है इस बंगाल के ना। तो गुरुदेव ने जनगण मन ये कांग्रेस के सेशन के लिए लिखा था। शुरू में ये मतलब जो लिखा गया ओरिजिनल ये साधु बंगाली में लिखा गया था। साधु बंगाली संस्कृताइज्ड बंगाली होता है। लिख लो लिख लो लिख लो भाई। अब पंडित जी नच्छा तो थोड़े बताएंगे कि ये चीज इस दिन पढ़ना है। अब जो कुछ दिमाग में है पढ़ना है बस, समझ लो। वी आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक नाउ, है ना। ठीक है। तो साधु बंगाली में मतलब संस्कृताइज्ड बंगाली, इसको सबसे पहले कांग्रेस के मंच से 1911 में ही गुरुदेव की भतीजी ने गाया था। कुछ गांगुली नाम था उसका, सौमित्र गांगुली ऐसे कुछ नाम था, लेकिन इतना डीप नहीं जाएगा। कि गुरुदेव की भतीजी ने गाया था सबसे पहले कांग्रेस के मंच से। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मार्गरेट कजिन्स ने। मार्गरेट कजिन्स जो कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की पहली अध्यक्ष थी। मार्गरेट कजिन्स who was the first president, हाँ बोलो चेयरमैन प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट चलेगा। She organized the first All India Women's Conference in 1902, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अंडर द टाइटल द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, the morning song of India, the music of the national anthem, was set by Captain Ram Singh Thapa of the Gorkha Rifles. कैप्टन राम सिंह थापा, हाँ, बहुत अनन्य भक्त थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है। कितने देर में गाया जाता है स्टैंडर्ड नेशनल एंथम? कितनी देर में गाया जाता है? 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स, दोनों पैराग्राफ 52 सेकेंड्स में। लिख लो लिख लो लिख लो। लगभग 1 मिनट हो जाता है। अब देखो जो मार्गरेट कजिन्स ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में ट्रांसलेट किया था, बड़ी मजेदार है वो। Thou art the ruler of the minds of all people, जन गण मन अधिनायक जय हे, dispenser of India's destiny, भारत भाग्य विधाता। Thy name rises in the hills of Vindhyas and Himalayas. It mingles in the music of Ganga and Jamuna and is chanted by the waves of the Arabian Sea.
they all pray for thy blessing and sing thy praise. The savings of all people waits in thy hand, thou dispenser of India's destiny. Victory, victory, victory to thee. तो ओरिजिनल ये है ना, वैसे मेमोरी पावर मेरी बड़ी भयानक है ना। क्या कहते हैं, तो यही इसी तरह मार्केट कजिन्स ने सेट किया था। असल में उसमें विजयवाड़ा में गांधी जी विजिट करने वाले थे, और ये वहीं थियोसॉफिकल स्कूल में प्रिंसिपल थी मार्केट कजिन्स। तो शी वॉज अ थियोसॉफिस्ट, है ना। एनी बेसेंट की बड़ी उन्होंने भक्ति, है ना। तो महात्मा गांधी के स्वागत में उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, है ना। नाउ अब देखिए लास्ट सेशन ये हो गया 25 जनवरी 25 1950 को the Election Commission of India was set up, and Dr. Sukumar Sen was appointed as the first Chief Election Commissioner under Article 324. The Election Commission of India. तो हम पढ़ाएंगे डिटेल में, लेकिन अब समय कम है, मैं सोचा जितना इनपुट हो देते जाओ। डॉक्टर सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। उसी में है ना आर्टिकल, हमने कहा ना कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ आर्टिकल है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, हाँ। आर्टिकल 24। अब इस डे को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। ठीक है। नाउ फिर 26 जनवरी आ गया, पहला इंडिपेंडेंस डे। पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? देखो इरविंग एम्फी थिएटर, जो कि आज का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली का, यहीं पर हुआ था। जो आज राजपथ पे होता है या प्रगति पथ अब कह दीजिए उसको, ये पहले यहाँ नहीं, ये चौथा इंडिपेंडेंस डे यहाँ से सेलिब्रेट करना हुआ। पहला जो है इरविंग थिएटर, दूसरा और तीसरा किंग्सवे कैंप, और चौथा जो है राजपथ पे शुरू हुआ। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे was celebrated on January 26, 1950, है ना, at the Irving Amphitheater. And it is now known as Major Dhyanchand Stadium. हाँ वही कह रहे हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं। पहला इंडिपेंडेंस डे का चीफ गेस्ट कौन था? भाई फ्लैग होस्ट तो खैर राष्ट्रपति करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन चीफ मतलब गेस्ट कौन था? फ्लैग होस्ट समझ रहे हो ना, वो तो राष्ट्रपति करेगा ही करेगा। हाँ, the chief guest for the first Republic Day celebrations was General Suharto of General Sukarno of Indonesia, है ना।
First chief guest, Indonesia. ठीक है, तो दैट फिनिशेज योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.